स्वागत है मित्रों, एक बार पुनः आपका हमारे YouTube चैनल सार्थक सिविल विजन में। जहाँ पे हम कल की वीडियोस में हमने प्रस्तावना देखी थी और ये देखी थी कि किस तरह के प्रश्न प्रस्तावना से यूपी ट्रिपल एससी में पूछे गए हैं। और आज हम इस चीज़ को पुनः लुसेंट से देखेंगे ताकि जो चीज़ें हमारी छूट गई हैं वो चीज़ें फिर इसमें कवर हो जाएं। और ये एक गेम चेंजर सीरीज के तहत मैं चला रहा हूँ। इसमें ये क्या नाम है कि ये यहाँ पे हम जो देखेंगे ये लुसेंट से देखेंगे और क्या नाम है कि किस किस तरह के प्रश्न उसमें पूछे गए हैं और आगे कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे ये सब हमको क्लियर हो जाएगा। तो मित्रों देखते हैं, शुरू करते हैं और प्रारंभ करके देखते हैं कि कैसे प्रस्तावना से कैसे क्या क्या सवाल बनते हैं और कहाँ कहाँ से बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम संविधान की प्रस्तावना देखते हैं और यहाँ से ही देखते हैं कि क्या क्या प्रश्न बनते हैं। तो जो पहली लाइन जो देख रहे हैं, नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य संकल्प में जो आदर्श प्रस्तुत किया गया उन्हें ही संविधान की उद्देशिका में शामिल कर लिया गया। ठीक है, तो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, एक ये प्रश्न बनता है। आपने अगर हमारी वीडियो कल की नहीं देखी होगी तो आप देखिएगा, उसमें ये पूछा गया है कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया, तो नेहरू जी ने प्रस्तुत किया। एक प्रश्न ये बनता है। संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी द्वारा यथा संशोधित यह उद्देशिका निम्न प्रकार है। ठीक है, कब संशोधन हुआ था इसका, तो 42वां संविधान संशोधन था, ये भी पूछता है। और 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, ये हुआ था 1976 में, ये भी हमको ध्यान रखना है। अब हम प्रस्तावना देखते हैं कि क्या प्रस्तावना कहती है। तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न कहते हैं, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। कैसा गणराज्य हम बनाएंगे ये ध्यान रखना है। प्रभुत्व संपन्न गणराज्य होगा, समाजवादी होगा, पंथ निरपेक्ष होगा और लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके समस्त नागरिकों को, देखिए क्या क्या 3 तरह का न्याय है, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, 3 तरह के न्याय की बात करता है। फिर आगे हम देखेंगे अगर, तो ये क्या कहता है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। यानी कितने तरह की स्वतंत्रता का दिया, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की 5 तरह की स्वतंत्रता की बात कर दिया। 2 तरह की समता की बात कर रहा है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। ये सारे मित्रों प्रश्न हैं जो स्वतंत्रता कितने तरह की है और न्याय कितने तरह के हैं या समता कौन कौन सी है, ये सारे क्वेश्चंस के रूप में पूछे जाते हैं। प्राप्त करने के लिए तो उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख, ये भी पूछता है किस तारीख को, तो 26 नवंबर 1949 मिति मार्सिक शुभ शब्द संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये जितने तरह की चीज़ें हमने हाईलाइट करी हैं ये सारे इससे प्रश्न बनते हैं। इसको आप जरूर देखिएगा ध्यान से और आपको निश्चित रूप से इसको परीक्षा में इससे प्रश्न मिलेंगे ही मिलेंगे। अब आगे देखिए, भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार अमेरिका के संविधान से और प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया। तो प्रस्तावना का जो विचार लिया गया है हमारे भारतीय संविधान में, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ये अपने आप में एक जोरदार प्रश्न है, निश्चित रूप से इसको ध्यान दीजिएगा। और प्रस्तावना की भाषा को कहाँ से लिया गया है, तो प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। यानी विचार अमेरिका के संविधान से और जो भाषा है वो कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट अगला हम देखते हैं और देखते हैं प्रस्तावना में मुख्य बातें क्या हैं जो परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर पूरी वीडियो को आप ध्यान से देखते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि प्रस्तावना से प्रश्न जो आएंगे वो मैक्सिमम प्रश्न आप हल कर ले जाएंगे। देखिए पहला ही पॉइंट देखते हैं, संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। ठीक है, संविधान की कुंजी किसे कहते हैं, अगर ये प्रश्न आता है तो आप लगाएंगे प्रस्तावना को कहते हैं। प्रस्तावना संविधान का आरंभिक अंक होते हुए भी कानूनी तौर पर उसका भाग नहीं माना जाता। ठीक है, इसमें कई तरह के वाद हैं और हर तरह के बात पे एक एक डिसीजन है, लेकिन ये भाग नहीं माना जाता, कहीं कहीं भाग माना जाता है। तो ये प्रारंभिक अंक है, ये ध्यान रखिएगा। ये कल जब हम लोग पेपर सॉल्व कर रहे थे तो उसमें एक आया था कि संविधान के आरंभ में क्या है। ठीक है, तो आरंभिक अंक यही है, प्रस्तावना ही है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला है, प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु अथवा स्रोत भारत के लोग हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया इसने कहा है, क्योंकि हमारी प्रस्तावना शुरू ही होती है हम भारत के लोग। जब आप पढ़ेंगे तो हम भारत के लोग, यहीं से ये प्रस्तावना आपकी स्टार्ट होती है। इसीलिए कह रहा है कि समस्त शक्तियों का जो केंद्र बिंदु है वो क्या है, वो भारत के लोग हैं। प्रस्तावना में लिखित शब्द यथा हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। भारतीय लोगों की सर्वोच्च संप्रभुता का उद्घोष करता है।
ये सर्वोच्च संप्रभुता का उद्घोष करता है, क्योंकि हम भारत के लोग इसे अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यहाँ से भी प्रश्न घुमा फिरा के बनाए जा सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि अगर प्रश्न पूछे जाएं तो आप सावधानी से पढ़ के उसको हल कर सकें। अगला हम देखते हैं, प्रस्तावना को न्यायालय में प्रवर्तित नहीं किया जा सकता। ठीक है, प्रस्तावना को न्यायालय में प्रवर्तित नहीं किया जा सकता। यह निर्णय यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1957 के निर्णय में घोषित किया गया। ठीक है, यानी यदि सरकार का कोई नागरिक प्रस्तावना की अवहेलना करता है तो उसकी रक्षा के लिए हम अदालत की सहायता नहीं ले सकते हैं। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अब अगला केस देखिए, बेरूबाड़ी यूनियन बाद 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि जहां संविधान की भाषा संदिग्ध हो वहां प्रस्तावना विधिक निर्वाचन में सहायता करती है। जहां सर्वोच्च न्यायालय ने क्या दिया निर्णय कि जहां संविधान की भाषा संदिग्ध हो जाए, यानी जो संविधान में उल्लिखित है उस भाषा से क्लियरिटी न हो पाए कि इसमें किस तरह का डिसीजन होना चाहिए, वहां हम प्रस्तावना का विधिक निर्वाचन में क्या करते हैं, सहायता लेते हैं कि प्रस्तावना, मूल प्रस्तावना हमारी क्या कहती है और उसके हिसाब से डिसीजन अपना करते हैं। अगला देखेंगे, बेरूवाड़ी बाद में ही सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना। ये देखिए, ये ध्यान रखना है किस बाद में ये इसको प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना गया। ठीक है, इसलिए विधायिका प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकती है। और चूंकि विधायिका संविधान के प्रत्येक उसमें संशोधन कर सकती है, लेकिन ये एक टेक्निकल पॉइंट था। ये चूंकि प्रस्तावना को इस बाद में, बेरूबाड़ी बाद में नहीं माना गया इसका संविधान का अंग, इसीलिए अब ये संसद इस पर कोई कानून बना के संशोधन नहीं कर सकती है, विधायिका इस पर कोई संशोधन नहीं कर सकती है। परंतु सर्वोच्च न्यायालय के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य बाद में 1973 में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। लेकिन देखिए, बेरूबाड़ी बाद में जहाँ ये कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, वहीं केशवानंद भारती बाद में बनाम केरल राज्य वाले बाद में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसलिए विधायिका उसमें संशोधन कर सकती है। मैं पहले ही आपको बताया कि ये एक विभिन्न केसों के द्वारा विभिन्न निर्णय आए और उसके हिसाब से कभी इसे भाग माना गया, कभी भाग नहीं माना गया, तो उस हिसाब से आप देख लेंगे। अगला हम देखते हैं, अगला क्या है। अब अगला यह है कि केशवानंद भारती बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचा का सिद्धांत दिया तथा प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा माना। देखिए, अब यहाँ केशवानंद भारती बाद में ही इन्होंने क्या कर दिया, मूल ढांचा का सिद्धांत दिया और प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा मान लिया कि यही माने मूल है। संसद संविधान के मूल ढांचा में नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकती। फिर देखिए, क्लास लगा दिए, संशोधन तो कर सकती है केशवानंद भारती के अनुसार, लेकिन नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकती है। स्पष्टतः संसद वैसा संशोधन कर सकती है जिससे मूल ढांचा का विस्तार व मजबूतीकरण होता है। यानी कि केशवानंद, जैसे बेरूबाड़ी बाद में इन्होंने कहा कि संविधान का भाग नहीं है, इसलिए विधायिका इसमें संशोधन नहीं कर सकती है। फिर सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती बाद में यह कहा कि नहीं, ये संविधान का भाग है, इसमें संशोधन कर सकती है, और एक क्लाज लगा दिया कि इसके ढांचा को मजबूत करने के लिए अगर कोई संशोधन है तो वो तो कर सकती है, लेकिन कोई इसके उसको कम करता हो, नकारात्मक संशोधन हो, तो वो संशोधन नहीं कर सकती है। स्पष्टतः संसद वैसा संशोधन कर सकती है जिससे मूल ढांचा का विस्तार और मजबूतीकरण होता है। अब देखते हैं अगला पॉइंट, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ईस्वी के द्वारा इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता सब जोड़ेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और विभिन्न परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि क्या कह रहा है ये क्या कह रहा है ये कि इसमें कब जोड़ा गया। तो 42वां संविधान संशोधन आपको ध्यान रखना है 1976 में जोड़ा गया। क्या क्या जोड़ा गया, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता, ये तीन चीज जो जोड़े गए, ये 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं अगला पॉइंट। भारत के संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात है, जो हम वहां पढ़ रहे थे। 3 प्रकार की न्याय की बात है जो प्रस्तावना में हमने प्रेम्बल में पढ़ा है, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। हमने पहले पढ़ा 5 प्रकार की स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, एवं 2 प्रकार की समानता, प्रतिष्ठा एवं अवसर। ये आपको ध्यान रखना है। ये आप देखिए 3 प्रकार की क्या हो गई, 3 प्रकार का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात हो गया। 5 प्रकार की स्वतंत्रता हो गई, ये भी एक प्रश्न बनता है और टिपिकल प्रश्न बनता है। और समानता कितनी हो गई, 2 प्रकार की हो गई। तो संख्यात्मक रूप से भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान है। ठीक है, ये भी एक प्रश्न बनता है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित, ध्यान रखेंगे, और सर्वाधिक व्यापक संविधान है।
यह अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। यहाँ भी एक प्रश्न है, भारत का संविधान कैसा है, कठोर है या लचीला है, ये प्रश्न बनता है। कठोर लचीला दोनों है, इस तरह से ऑप्शन उसके दिए जाते हैं। तो आप ये जानिए कि न कठोर है न लचीला है, अंशतः कठोर है और अंशतः लचीला है। लिखित संविधान की अवधारणा फ्रांस की देन है। ठीक है, यहाँ देख लीजिए, लिखित संविधान की जो अवधारणा है वो कहाँ की देन है, तो फ्रांस की देन है। प्रस्तावना में प्रयुक्त स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्द फ्रांसीसी क्रांति से ही प्रेरित है। ये आप अगर मेरी पिछली वीडियो देखेंगे UPSSC का साल पेपर जिसमें मैंने पढ़ाया है आपको, तो वहाँ ये प्रश्न आया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है। ठीक है, ये आप जानते भी हैं कि संविधान क्या है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है। भारत का संविधान अपना प्राधिकार भारत की जनता से प्राप्त करता है। ये जो अधिकार प्राप्त करता है प्राधिकार, ये भारत की जनता से। भारत सरकार अधिनियम 1935, ये ध्यान रखेंगे, वह संवैधानिक दस्तावेज है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा। लगभग एक ढांचा भारत सरकार अधिनियम 1935 से ही तैयार हो चुका था और वहीं से काफ़ी चीज़ें ली गई हैं। भारत के संविधान में संघीय शासन शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, संघीय शासन की बात कहीं नहीं किया गया है, शब्द का प्रयोग सॉरी कहीं भी नहीं किया गया है। संविधान में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है। दो चीजें हो गई, एक संघीय शासन हो गया और एक राज्यों का संघ हो गया। तो अगर आपको कंफ्यूज करने के लिए परीक्षा में पूछा जाता है कि भारत का संविधान संघीय शासन है या राज्यों का संघ है, तो आपका उत्तर क्या होगा, राज्यों का संघ है। मित्रों, कल हमने इसके पहले वाली वीडियो में प्रस्तावना से संबंधित UPSSC में आने वाले प्रश्नों को देखा था और आज पुनः लूसेंट से हमने उन प्रश्नों को पूरी प्रस्तावना को देखा, जिसमें जो कल पूछे गए थे वो तो था ही, बाकी कुछ और भी चीज़ें थी। इसी तरह से मैं एक वीडियो उस टॉपिक की और प्लस दूसरी लूसेंट से, जिसने बहुत बढ़िया लिखा है। अगर आप दो चीज़ें देखते हैं ध्यान से, एक UPSSC का साल पेपर देखते हैं और दूसरा आप लूसेंट भी सीरियसली देखते हैं, बार बार देखते हैं, तो परीक्षा में पास करने की संभावना आपकी लगभग 99% बढ़ जाती है। धन्यवाद दोस्तों, एक नए वीडियो के साथ पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते।